म्यांमार की सेना ने नागरिकों पर बरसाए बम और 100 से ज्यादा लोगों की हो गई मृत्यु। दुखद घटना, और बड़ी ही दुखद घटना। दुखद घटना यूं कि हम और आप अपने देश में सेना क्यों चाहते हैं? आंसर होगा दुश्मनों से रक्षा के लिए। दुश्मन साधारणतया हमारी जो सेनाएं हमने बनाई हैं, हमारे देश में जितने भी हमारे सैनिक हैं वो बॉर्डर्स पर हैं, वो देश के अंदर नहीं है। उन्हें पता है कि देश के अंदर तो हमारे अपने लोग हैं, अपनों को थोड़ी कोई मारता है? अपनों को थोड़ी कोई मारता है? मार रहे हैं भाई। म्यांमार के सैनिक अपने ही लोगों को मार रहे हैं। 100 अपने ही लोगों को मार दिए हैं। कैसे मारे पता है? एक विमान उड़ता हुआ आता है, गोला गिराता है, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, चल देता है। हाँ भाई, इनको किसी से नहीं लड़ना, इनको खुद से लड़ना है। घटना बड़ी गंभीर है और इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़े ही अलग अलग प्रकार के लोगों के दिमाग में भाव पैदा कर दिए हैं। अब यह खबर हमें क्यों जाननी चाहिए? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने यूपीएससी के पेपर 2 के सिलेबस का हिस्सा है, और यही आप किसी स्टेट पीसीएस में भी उठाएंगे तो भारत और भारत के पड़ोसी, जब भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे इस टाइटल को ध्यान में रखकर पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। खबर देखते हैं आप बीबीसी की। तमाम खबरें आप यहां पर देख रहे हैं। म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक। अच्छा, अपन लोग जब एयर स्ट्राइक शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर तो पाकिस्तान पर हो गई होगी। आपको कुछ दिनों पहले मालूम है एक खबर आई थी, म्यांमार के द्वारा एयर स्ट्राइक भारतीय सीमा के अंदर की गई। फिर भारत ने उस बात का खंडन किया, म्यांमार ने भी खंडन किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, फर्जी बात क्यों कर रहे हो? ध्यान है? हाँ भाई, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं उन सबसे गुजारिश है कि यदि आपको चैनल पर लाइक का बटन दिख रहा हो तो दबा दो ना यार। कारण ये थम्स अप का बटन जब आप दबाते हैं तो वीडियो में यूट्यूब की नज़र में कंक्रीट ये चीज़ जाती है कि हाँ यहाँ पर कुछ ढंग का काम हो रहा है ना। हम इतनी मेहनत करके आपके सामने इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा अगर संभव हो तो कर दो। वंदना मिश्रा लिख रही है, अरे कंजूसो लाइक तो कर दो। हाँ देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। चलो तो अब यहां पर देखिए खबर क्या है, अब उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। हालांकि थोड़ी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों का उद्देश्य केवल ये बताना है कि म्यांमार के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के अंदर हम लोगों ने अब तक क्या समझा है? इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। हम तो यही समझते हैं कि दुश्मन के ऊपर एयर स्ट्राइक होती है। इन्होंने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक की। जेट से बम्बर्स आए और हवाई जहाज से 20 मिनट तक फायरिंग की। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमारी जो न्यूज एजेंसी ANI है उसके अनुसार ये बात पता चली। जगह कौन सी थी? पाजिगी नामक जगह थी, जो कि सांगेंग नामक स्टेट पर स्थित है, जिसकी राजधानी नेपिडो है। वो अपनी राजधानी नेपिडो से 250 किलोमीटर दूर की खबर है। यहां पर पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस था, उस ऑफिस के इनॉग्रेशन पर हमला हुआ। क्या थी घटना बताऊंगा। एक बार के लिए पीपल्स डिफेंस फोर्सेस देख लीजिए। साथियों आप सबको यह तो मालूम होगा कि म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है। इस समय सैनिकों का शासन है। सैनिकों का शासन है जिसे जुंता का शासन, जनता नहीं जुंता, JUNTA, जुंता, ठीक है ना। 2021 में यहां के इलेक्शंस में आन सान सूकी जो कि म्यांमार के निर्वाचित नेता थी, उनको हटाकर सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सेना ने आन सान सूकी को जेल में डाल दिया और जो सेना के जनरल थे उन्होंने अपना सत्ता में शासन कायम कर लिया। आन सान सूकी को वहां की सरकार में 348 के लगभग सीटें मिली थी। फिगर एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 300 से ऊपर थी। और अच्छा, यहां की सेना भी चुनाव लड़ती है, और जब सेना चुनाव लड़ी थी उसको 30 से 35 सीटें मिली थी। 30-35 सीटों वाली सेना ने आन सान सूकी को मिले इस हुजूम के समर्थन को नकार दिया और कहा कि आप गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, भ्रष्टाचार करके चुनाव जीती हैं। और ऐसा करके, अच्छा यहां पे लंबे समय से सैनिक शासन है म्यांमार में, ऐसा करके आन सान सूकी को जेल में डाल दिया। ताजा खबर यह है कि आन सान सूकी की जो पार्टी है उसकी भी अब पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी है।
जैसे भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी को पार्टी का दर्जा ही खत्म कर दिया था कि तुम पार्टी हो ही नहीं। अब कल को कोई कहे कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, पार्टी नहीं है ये, तो कौन सी पार्टी के सदस्य? ऐसे आंग सान सूकी की पार्टी खत्म। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंग सान सूकी को चुना था, वो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चाहते थे। इस स्थिति में उनमें से कई समर्थित लोगों ने हथियार उठा लिए, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि सेना के हाथ में वेपन था। और ये बहुत बार हुआ है दुनिया में। क्या हुआ है कि किसी एक के हाथ में गन हो तो वो बहुत बड़ी भीड़ को कंट्रोल कर लेता है, और ऐसा करके अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। जिसके हाथ में हथियार है वो भीड़ पर कंट्रोल करने की स्थिति रखता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, भीड़ को जब आपने मवेशियों के रूप में देखा हो, मवेशियों के सामने एक चरवाहा एक डंडी लेके खड़ा होता है, पूरी भीड़ें या पूरी भैंसें, पूरी गायें सब एक साथ खड़ी होती है, पता नहीं ये डंडा हमको तो नहीं लग जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वो भीड़ें या बकरियां या फिर वो भैंसें वो एकदम हमला करने की स्थिति में आ जाती हैं, और उसी समय देश आज़ाद होते हैं। ऐसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। हम लोग खड़े थे बिल्कुल आराम से, आसानी से, क्योंकि आज जलियांवाला मैसेकर का डे है। आपको याद होगा वो घटना जिसके आधार पर अंग्रेजों ने ऐसे ही मासूमों पर गोलियां बरसा दी थी, जो घटना मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूं। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उन अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि जब गोलियां खा ही ली सीने पर तो फिर डरना किस बात का। ठीक है, ऐसी ही स्थिति साथियों इस समय म्यांमार में हुई है। क्या? जो डेमोक्रेसी के समर्थक लोग थे, सोचिए, उन्होंने अपने हाथ में वेपन उठा लिए कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और उन्होंने अपनी पीपल्स डिफेंस फोर्स नाम से एक आर्म विंग बना ली। पीपल्स डिफेंस फोर्स असल में सैनिक की नहीं, अपितु डेमोक्रेसी चाहने वाले लोगों का, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का अपना एक बनाया हुआ संगठन है। काम क्या करता है ये काम कुछ नहीं, काम केवल इसका यह है कि सेना के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध खड़े होना, ताकि जनता को पता चल सके कि डेमोक्रेसी की कितनी जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको तलवार वाले से लड़ना है तो हाथ में तलवार होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने वेपन उठा लिए। अब दोनों ही तरफ वेपन है। हालांकि गांधी जी का कंसेप्ट था कि तलवार वाले के सामने लड़ना है तो अहिंसा का प्रदर्शन करिए, पर शायद म्यांमार में गांधीवादी मूल्य कौन बताए? कोई नहीं। फिलहाल के लिए अब घटना क्या हुई है वो जानिए। ये जो एनडीपी पीडीएफ है, यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स है, इसके एक ऑफिस का इनॉग्रेशन होने वाला था। कैसे ऑफिस का? भाई ऑफिस नहीं होते क्या? ये ऑफिस है, यहां पर ये लोग बैठेंगे इस तरह से। 300 लोग एकत्रित हुए थे। 300 लोग एकत्रित हुए थे। उन 300 लोगों के ऊपर सेना का एक फाइटर जेट आता है, एक गोला गिराता है और सब लोगों को 20 मिनट तक गोलियां मारकर मार देता है कि तुम लोग डेमोक्रेसी चाहते हो। ये क्या होती है? धड़ 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 खत्म। तो म्यांमार मिलिट्री बॉम्बिंग ऑफ की राइवल ग्रुप पीडीएफ ऑन इट्स बॉर्डर। अच्छा हाँ, ये वही आरडीएफ पीडीएफ है जो अपन ने पीडीएफ के बारे में बात करी ना, कौन सी? पीपल्स डिफेंस फोर्स। इसी के ऊपर अगर आपको याद हो ना, मिजोरम बॉर्डर पर भी गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई बार यह सवाल बना था क्या इंडिया के अंदर म्यांमार ने एयर स्ट्राइक की है क्या? क्यों? क्योंकि पीडीएफ ने अपनी जो वो बना रखी है, क्या कहते हैं उसको, छुपने की जगह बना रखी है, वो इंडिया के बॉर्डर के नजदीक बना रखी है। लेकिन अभी जो फिलहाल हुआ है ये तो बिल्कुल अंदर पाजीगी नामक स्थान है, वहां पर हुआ है, म्यांमार के अंदर हुआ है, और वहां पर इस प्रकार से म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर गोले गिराए गए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सांगेंग रीजन है, सांगेंग रीजन जो है यहां पर इस जगह पर ये गोले गिराए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी निंदा, म्यांमार में हुई घटना की निंदा 11 अप्रैल को यूएन के द्वारा भी की गई। यूएन कंडेम डेडली मिलिट्री एयर स्ट्राइक ऑन क्राउड ऑफ सिविलियंस। दिमाग में आपके बहुत सारे प्रश्न उठ चुके होंगे, बहुत सारे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न, यूएन क्या केवल कंडेम ही करता रहेगा क्या? हम निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं। भाई साहब, इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, सर जब ये लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं तो फिर इंडिया का क्या पक्ष है? इंडिया भी तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या करती है? यहां आपको जानकर थोड़ा बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? असल में इंडिया पर आरोप है दुनिया का। क्या आरोप है? कि रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों मिलकर म्यांमार की सेना के शासन का समर्थन करते हैं।
यह बात आपको सुनकर के थोड़ा बुरा लगेगी। यूएन एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट कंडेम डेडली म्यांमार एयर स्ट्राइक, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय की जाए। 11 तारीख के दिन ऐसी स्थिति हुई थी, पीपल्स पीडीएफ के ऑफिस पर लोग खड़े हुए थे और यहां पर इस तरह से गोलियां चला दी गई थी म्यांमार की सेना से। अभी मैं बताऊंगा, इंडिया का पक्ष भी बताऊंगा, इंडिया पर आरोप क्या है वो मैंने पहले आपको बताया। म्यांमार की मिलिट्री ने कहा है कि हमने उनके ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो तो देश तोड़ने की बात कर रहे थे, सरकार विरोधी बातें कर रहे थे। हमने उन पर गोले इसलिए नहीं चलाए, और असल मायने में हमने तो एक गोला चलाया था। वो जो हमने गोला चलाया वो उनके जो वेपन इकट्ठे हो रखे थे उन पर जाकर पड़ गया, वेपन से वेपन फट गए और इस वजह से वो लोग मर गए। इनका अपना ही जस्टिफिकेशन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2022 में सिर्फ हवाई हमले से 460 लोगों की जान गई थी। मतलब आप सोचकर देखिए कि ये लोग अपने लोगों पर हवाई हमले करते हैं और हवाई हमले करने में मतलब हर साल लोग मारे जाते हैं। असल में इन्होंने मिग 35 यूज किया था या सुखोई 35, कोई फाइटर जेट था जो इन्होंने यूज किया था, जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। ठीक है ना। 1 फरवरी के बाद में 135 घटनाएं हो चुकी। मैंने असल में एक वो डाली थी, 35 तो था, वो कौन सा 35 था बता देंगे अभी आपको। 2 साल के अंदर जब से सत्ता गई है आंग सान सू की की, तब से लेकर अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आप सोचिए सेना यहां पर कैसे शासन कर रही है। 460 लोग तो केवल एयर रेड में मारे गए। यूएन के मुताबिक 11 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यह इस समय म्यांमार की हालत है। फिर आपके दिमाग में सवाल काफी सारे बन रहे होंगे पैरेलली, इंडिया कुछ करता क्यों नहीं है, सारी बातें बताएंगे। अब आप यहां पर खबर देखिए साहब, यूएन की रिपोर्ट के खुलासा हुआ कि म्यांमार अपने ही लोगों को मारने के लिए तेजी से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। म्यांमार पाबंदियों के कारण दूसरे देशों से हथियार नहीं खरीद सकता, इसके चलते वो खुद अपने हथियार बना रहा है। आपने जान लिया, यूएन ने सैंक्शन लगा रखा है। सैंक्शन लगा रखा है तो इसके पास वेपन कहां से आ रहे हैं? चीन और रूस दे रहे हैं। इसके अलावा इस काम में भारत, अमेरिका और जापान समेत 13 देशों की कंपनियां म्यांमार का साथ दे रही हैं। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा दिया कि म्यांमार लोगों पर एयर रेड करने के लिए जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो रूस और चीन की हैं। जरा इस खबर को पढ़िए आप। ये एक एक्स यूएन ऑफिशियल है जिसने क्या कहा, चाइना, यूएस, इंडिया अमंग कंट्रीज हेल्पिंग म्यांमार जनता मैन्युफैक्चरर वेपन। अब ये चल क्या रहा है भाई? एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करने वाला देश अमेरिका, एक तरफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा देश इंडिया। ये सब लोग चाहते क्या हैं? डेमोक्रेसी चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं? और वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना, जनता मर रही है। यूएन रिपोर्ट कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन। सब ऊपर ही जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके समझने के तरीके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कौन किस तरफ है कुछ भी जब पता ना चल रहा हो तो सबके फायदे सोचो। क्रिमिनोलॉजी में एक चीज समझाई जाती है, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, पुलिस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि इन्वेस्टिगेशन जब करनी हो तो सबसे पहले कोई भी क्राइम हो, तसल्ली से पहले क्राइम को देखो। क्राइम को देख करके सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ या फिर दिमाग में दिमाग लगा के ये सोचो इससे फायदा किसको है। बस फायदा किसको है अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपको रूट कॉज पकड़ में आ जाएगा, किसने करवाया होगा। क्योंकि जब आपकी चीजें दिमाग से एकदम हटपट आ जाएं, इंडिया का नाम भी आ रहा है, यूएस का नाम भी आ रहा है, चाइना का नाम भी आ रहा है, ये तो दुश्मन है सब एक दूसरे के, रशिया का नाम भी आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। तो बड़ा सवाल फिर ये बनता है कि फिर रूट कॉज ढूंढो, कौन जिम्मेदार है। सैंक्शन लगा रखा है कि कोई वेपन नहीं बेचेगा, इसका मतलब फायदा ढूंढो साहब। तो म्यांमार से किसको क्या फायदा हो सकता है? इधर देख लीजिए, सुखोई 30 फाइटर जेट फ्रॉम रशिया इन्होंने लिए थे 4 जुलाई 2022 को। ये आप खबर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका फायदा ढूंढते हैं, आपको मैं बताता हूं। पहली बात, पहले तो म्यांमार के अंदर भारत का ही पक्ष जान लीजिए आप। भारत क्या करता है? आंसर है भारत कुछ नहीं करता। भारत म्यांमार के केस में, म्यांमार है कहां? बिल्कुल भारत से एडजॉइनिंग देश है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड देश है, उसी से ऊपर चाइना कनेक्टेड है। भारत म्यांमार में कोई सी सरकार आए, चाहे आंग सान सू की आए, चाहे सेना की सरकार आए, भारत चुप रहता है।
क्यों चुप रहता है? भारत ने म्यांमार को लेकर यह निर्णय ले रखा है, म्यांमार को ही नहीं, पूरी दुनिया को लेकर, कि मैं तुम्हारे मसलों पर, किसी के आंतरिक मसले पर कुछ नहीं बोलूंगा। भारत का एक भी स्टेटमेंट आज तक दुनिया के किसी भी देश में चल रही किसी घटना पर नहीं है। ना यूक्रेन मसला पर हम कुछ बोले। लोग बहुत दिन से ये पूछ रहे हैं यूक्रेन पर आप कुछ नहीं, क्यों नहीं बोलते? अरे हम म्यांमार पर भी नहीं बोलते, हम श्रीलंका पर भी नहीं बोलते, हम पाकिस्तान पर भी नहीं बोलते, जो हमारे नेबर हैं हम उन पर भी नहीं बोलते। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। इसलिए इंडिया बार बार जब कोई इंडिया में कोई इंटरफेयर करता है तो बोलता है देखो भाई मैं तुम्हारे केस में नहीं बोला था, चुप रहो, इंटरनल मैटर पर मैं इंटरफेयर नहीं चाहता। ये इंडिया का स्टैंड है नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, नहीं सर लेकिन ये तो मानवता के खिलाफ है। ये तो कहते हैं कि जुर्म होते हुए देखना, जुर्म सहना, ये सब जुर्म की ही परिभाषा में आती है। अगर हम अपनी प्रेजेंस में किसी के ऊपर अत्याचार होने दे रहे हैं तो हम अत्याचार करने वाले लोगों में ही शामिल हैं। यही सर हमको पढ़ाया समझाया गया है, बिल्कुल सही समझाया गया है। तो इसका क्या मतलब है? अब फायदे की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है फायदा क्या है, इंडिया अपना फायदा कैसे समझता है। देखिए सबसे पहले राजतंत्र जब चलता है ना, जब आपको मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र जब चलता है तो लोकतंत्र में अपने लोगों के हितों की रक्षा करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है हम अपने क्षेत्र की देखभाल अच्छे से करें। इंडिया के साथ बहुत बड़ी दिक्कत क्या रही है हमेशा से कि जितना भी टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट में आया वो प्लान्ड था और प्लांटेड था म्यांमार के माध्यम, चीन के द्वारा म्यांमार के रास्ते। जितने भी रिबेलियन ग्रुप थे, चाहे नागालैंड के अंदर नागालिम की मांग करने वाले लोग हों या फिर त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरालैंड की मांग करने वाले लोग हों, जिसने भी भारत को तोड़ने की, चाहे बोडो के अंदर बोडोलैंड की मांग करने वाले, जो भी ये चाहते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, उनके पास वेपन कहां से आ रहे थे? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसीज हो रही थी, जिसकी वजह से अप्सपा लाया गया, आर्म्स फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, उसको लाने के लिए जो लोग वहां ऑलरेडी वर्किंग थे उनके पास वेपन कहां से आ रहा था? वेपन आ रहा था चीन से, पाकिस्तान से। इसके लिए हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है कि हमारे म्यांमार बॉर्डर पर से कोई भी माल अंदर ना आए। बांग्लादेश को हमने संभाल लिया, भूटान को हमने संभाल लिया, अब म्यांमार को संभालने की बारी थी। भाई आप अगर मैप को देखें, मैं एक बार मैप दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि तभी आप इस चीज को पिक्चराइज कर पाएंगे दिमाग में अच्छे से। मैं दिखाता हूं एक बार, ये देखें आप। अगर हम म्यांमार को उठाकर देखते हैं, और भी बेहतर मैप लगाने की अपेक्षा थी पर टीम लगाना भूल गई, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए, ये क्षेत्र है, भारत को देखिए, ये रहा भारत, ये बांग्लादेश, ये इंडिया। यहां पर अगर आप देखें तो इतना लंबा क्षेत्र, हमको अपना नॉर्थ ईस्ट केयर करना है। इस क्षेत्र की केयर करने के लिए बांग्लादेश में हम अपने साथ म्यूचुअल लेकर चल रहे हैं बांग्लादेश को। म्यांमार के अंदर हमने इनके साथ में यह एग्रीमेंट कर रखा, हम तुम्हारे मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। दैट मींस अगर कोई इंसर्जेंट इंडिया में एंट्री म्यांमार के बॉर्डर से करता है तो हम तुम्हारे जहां पर घुसकर मारेंगे। इस वजह से इंडिया और म्यांमार के अंदर बहुत जबरदस्त कोलैबोरेशन है। और इंडिया की सरकार का आपने कई बार बयान भी सुना होगा, इंडियन की एयरफोर्स या इंडियन की हमारी जो सेनाएं हैं वो म्यांमार में घुस करके भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आती हैं, यदि कोई म्यांमार में किसी प्रकार की इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत कर रहा होता है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, भूटान, ये रहा। भूटान को हमने अपने साथ में मित्रता के रूप में रखा हुआ है कि तेरे पास में हम कोई भी प्रकार से किसी और को नहीं आने देंगे। इस प्रकार से हमने अपने नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित करने के लिए इनमें तीनों ही देश में कोई भी इंटरफेयर ना करने की रणनीति बना रखी है। उम्मीद है आपको अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, पहला। दूसरा, सर चीन को क्या फायदा है म्यांमार के केस में? अगर म्यांमार के केस में चीन इनको पैसा, सीधा फायदा है। चीन को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी कहां है कहां नहीं है। उसको फायदा यह है कि उसके काम होने चाहिए, जो सेना है वो चीन का काम करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा पॉइंट क्लियर। सर अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका को कुछ फायदा नहीं है। अमेरिका को केवल यह है कि दुनिया में जहां भी युद्ध चल रहा हो, अगर कोई वहां वेपन खरीदे तो हमसे खरीदे। अमेरिका हथियारों का सौदागर, और रूस भाई है उसको कुछ चाहिए थोड़ी। अमेरिका और रूस दोनों एक साथ ही जाते हैं दुनिया में, जहां भी जाएं बराबर तरीके से पहुंचते हैं कि चलो यहां काम कर। फिर सर यूएन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठा हुआ तंबूरा बजा रहा है, उसके हाथ में है थोड़ी कुछ, कोई मतलब नहीं है।
कुल जमा बात क्या है? पिसती जनता ही है। इसलिए जब भी अत्याचार हो रहा होता है, जो लोग अत्याचार के समय चुप रहते हैं या किसी के अत्याचार को सहते हुए देखते हैं, एक दिन वो खुद अपने ऊपर जब अत्याचार आने लगते हैं, उस समय किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। हम में से बहुत सारे लोग यूरोप को देख करके काफी हंसते हैं, देखो यहां पर तो कोरोना की वैक्सीन का भी विरोध हो रहा है, ये कैसे डेमोक्रेटिक लोग हैं। एक हम लोग हैं जिनको सरकार ने आदेश दिया, हम तुरंत वैक्सीन लगाने निकल पड़े। आपने देखा होगा अमेरिका में वैक्सीन लगाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दूसरा, आपने लोगों को देखा होगा यूरोप के अंदर जब लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था, लॉकडाउन लगाया जा रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए कि मरना अपनी मर्जी से पसंद है। डेमोक्रेसी में सरकार नहीं बताएगी कि क्या करना है, सरकार को हमने बनाया है। अगर हमारी हेल्थ कीमती है तो हम खुद से डिसाइड करेंगे कि वैक्सीन लगवानी है, क्वारंटाइन रहना है या नहीं रहना है। तो कैसे डिसाइड करोगे? तुम आदेश मत दो, हमको कह दो कि यह चीज करनी चाहिए, हम खुद से पालना कर लेंगे। पर इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। डेमोक्रेसी का सही मायना कब निकल कर आता है? जब एजुकेशन बहुत अच्छे से रहता है। इसलिए जहां भी आपको दिखे ना कि देश में कहीं उद्धार करना है, तो पहले लोगों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए। जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तब जाकर के डेमोक्रेसी का सही मायना समझेंगे। अभी तो यह लगता है भीड़ का हिस्सा होना डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जी नहीं, उसे भीड़तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रवचन हो गया लंबा चौड़ा। ठीक है साहब, उम्मीद है जानकारी समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को फिलहाल दे दी, क्या घटना हुई, ये सारी घटना मैंने आपको समझा दी। हमारी मैपिंग क्लासेस अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा छात्रों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। 4.9 की रेटिंग यहां पर उपलब्ध है, आप उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएंगी। और हां, अगर आपको हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना है तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।